हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर रिएक्शन इंटरमीडिएट का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2 मैंने कंप्लीट कर दिए, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, और ये 4 बचे जिसको इस लेक्चर में आज मैं कंप्लीट करूंगा। फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये सब आपको पढ़ने हैं। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, बाकी डिटेल में जो पढ़ना था कार्बोकेटाइन था, थोड़ा सा कार्बेनाइन, बाकी इन सब के इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, इसलिए छोटे हैं, ये उतने बड़े नहीं हैं। हम लोग इसको 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो बच्चों। हमारी मेहनत जो है आपको सब्सक्राइब पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करके एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्री रेडिकल की तरफ। हेडिंग डालेंगे फ्री रेडिकल्स। नाम से लग रहा है कुछ फ्री है ना। फ्री रेडिकल का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री घूमता हो, है ना, जिसको कोई बाउंडेशन ही ना हो, किसी के साथ जिसकी पेयरिंग ही ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझना होगा फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं। तो ये भी कार्बन का स्पीसीज है, कार्बन सेंटर्ड स्पीसीज है, जिसके पास और इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 3 पेयर होंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी न्यूट्रल, देखो सबसे पहले लिखा जाए है क्या, तो फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल। अभी तक जो दोनों आए थे वो दोनों चार्ज थे, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इनके पास केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो डेफिशिएंट हो गया। ऑक्टेट की लाट चाहिए ना, 7 ही है। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैविंग ओनली 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी गरीब लोग हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, क्लियर है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी चीज, ये सबस्ट्रेट के किस पार्ट पर अटैक करेंगे, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो उस कार्बन पे या सबस्ट्रेट का उस पार्ट पर अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती हो। तो ये वहीं अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, हाई हो। दे अटैक ऑन that site of substrate having high electron density, तो ये सबस्ट्रेट के उस साइट पर अटैक करना पसंद करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। कम वाले पे भी अटैक नहीं करते। डन। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि कैसे पहचानेंगे रेडिकल अगर हमें कहीं मिल गया तो। हम लोग हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देख के आप बताने वाले हो कि हाँ भैया ये तो अपना फ्री रेडिकल ही है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए 1 बाय 1 सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो कुछ भी पता हो अपने बारे से, अपने से तुम्हें जो कुछ पता, जरा कमेंट सेक्शन में एक बार आइए फैला दीजिए। आपको जो कुछ नॉलेज है उसके बारे में जल्दी से बता दीजिए बच्चों। मैं आपका भी नॉलेज एक बार जानना चाहता हूँ, आपको कितना चीज आती है। जिन बच्चों को जो कुछ भी पता हो, ABCD कुछ भी पता हो, बता के देखो। सबसे पहले पीछे में जो पढ़ा चुका उसी के अकॉर्डिंग पे चलते हैं। पहला, दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, है ना, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूट्रल हैं और इलेक्ट्रोफाइल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ये मजेदार है, they have 7 electron in their valence shell.
कैसे हैं सातों इलेक्ट्रॉन, देखो जरा, 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ठो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए कैसे होंगे, डायमेटिक पैरामेटिक। तो थर्ड पॉइंट होगा दीज आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दीज आर पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सो कार्बोकैटायन और जो कार्बेनायन हमारे थे दोनों डायमैग्नेटिक थे, क्योंकि उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारे पैरामैग्नेटिक हैं, क्योंकि एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, अनपेयर्ड है। सो दिस वी हैव एज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। फोर्थ पॉइंट हो गया, दीज आर sp2 हाइब्रिड, जो हमारे एल्काइल रेडिकल हैं ये भी sp2 हाइब्रिड होते हैं, दीज आर sp2 हाइब्रिड, और sp2 हाइब्रिड होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे दिखते हैं, सो हमें जो ट्राइगोनल प्लेनर दिखाई देते हैं वो एकदम कार्बोकैटायन की तरह, दे हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस सेल में, तो ये भी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। सो दीज आर द फ्री रेडिकल्स, ये इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप अच्छे से पहचान सकते हो, देख सकते हो कि इनके अंदर क्या खास पाया जा रहा है, वी ऑल आर एबल टू सी, ठीक। एल्काइल, सिर्फ एल्काइल की मैं बात किया हूँ, एल्काइल रेडिकल्स और sp2 हाइब्रिड, ऐसे बहुत सारे रेडिकल हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, सब के सब sp2 हाइब्रिड नहीं होते। जैसे CF3 है आपका, CF3 रेडिकल, दिस इज sp3 हाइब्रिड, ये पिरामिडल होता है। ऐसे ही NO2 रेडिकल, ये भी आपका क्या होता है, sp3 हाइब्रिड होता है। सो आप सभी रेडिकल को sp3 नहीं कर सकते हो, सिर्फ एल्काइल रेडिकल जो हैं वही जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही आपका sp2 हाइब्रिड ट्राइगोनल प्लेनर है। ये सब के सब ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू गेन प्लेनरिटी, और जो प्लेनरिटी नहीं गेन करेंगे तो उनमें फिर नहीं आएगा, ठीक है। सो एल्काइल रेडिकल की मैं बात कर रहा था। अब रेडिकल की हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इनमें यही पढ़ना है, स्टेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक और स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल्स में भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक। तो फ्री रेडिकल में भी रीअरेंजमेंट नहीं होंगे, तो जहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होंगे वहाँ पे, जहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होगा वहाँ पे फिर हमारा ज़्यादा 3-5 नौटंकी होगा नहीं। तो सिर्फ हमें देखना है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जिस पर डिपेंड करती है रेडिकल की स्टेबिलिटी, वो रेजोनेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये 3 चीज़ों पे बेसिकली रेडिकल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो आपको इस हिसाब से हम सबको पता चल गया कि जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा वो बेंजाइलिक रेडिकल्स आर मोस्ट स्टेबल, इनमें रीअरेंजमेंट होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेंजाइलिक रेडिकल्स आर मोस्ट स्टेबल, फिर एलाइलिक रेडिकल्स, बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक रेडिकल, एलाइलिक के तुरंत बाद आता है टर्सरी रेडिकल, आप सबने पढ़ा है टर्सरी 3 डिग्री वाले, फिर आएगा 2 डिग्री वाले, फिर आएगा 1 डिग्री वाले, और सबसे लास्ट में मेथाइल, फिर 1 डिग्री, और सबसे खराब जो लीस्ट स्टेबल होगा वो मेथाइल रेडिकल। सो रेडिकल कहानी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है जिसे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा कहानी जो बनी है वो कार्बोकैटायन की है। तो दिस इज थोड़ा सा अमाउंट जो रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में हमें पढ़नी होती है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको सबको पता होना चाहिए और सबको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस वन इज द फ्री रेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बच्चा लोग सभी लोग इसको छाप लो, ये हमारा रेडिकल की स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिज्म में आएंगे, मैकेनिज्म जब करूंगा तो रेडिकल से ही जाएगा और सब पढ़ना है 1 by 1। तो इसके जस्ट बाद आइए अब नेक्स्ट चलते हैं।
ये हो गया सबका। सो अब हमारा जो नेक्स्ट है जो हमें पढ़ना है दैट इज कार्बीन। कार्बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है मतलब इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बीन्स, कई लोग अभी तक 3 ही के बारे में डिटेल में पढ़े होंगे, सबके बारे में डिटेल में आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, बट आज आप सबके बारे में क्या करोगे, डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है, फुल डिटेल। सो लेट्स सी कि कार्बीन कैसे काम करता है, कार्बीन क्या होता है और कार्बीन की स्टेबिलिटी कैसे मेजर की जाती है, कितने टाइप के कार्बीन होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और किन किन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कार्बीन आएगा आपके सिलेबस में है, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लो, कार्बीन्स के बारे में पहले बता दूँ। कार्बीन्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बाईवैलेंट कंपाउंड, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। बाईवैलेंट मतलब 2 ही बॉन्ड होता है, इनके वैलेंस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के फॉर्म में। ये भी न्यूट्रल है रेडिकल की तरह, ठीक है। ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन के फॉर्म में। सिंगलेट कार्बिन डायमेटिक होता है, ट्रिपलेट कार्बिन मैग्नेटिक होता है। 1 बाय 1 आइए दिखाते हैं कैसे। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले कार्बिन के बारे में डिफिनेशन। कार्बीन्स आर न्यूट्रल, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सारी बातें अच्छे से ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बाईवैलेंट मतलब 2 बॉन्ड बनाते हैं, बाईवैलेंट स्पीसीज। ये तीनों बातें सबसे अच्छे ध्यान रखिएगा, तीनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बाईवैलेंट मतलब 2 ही बॉन्ड बनाता है। बिहेवियर कैसा है इनका, व्हाट बिहेवियर दे शो, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। सो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर शो करता है, ठीक है। 2 बातें। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो इसमें सबसे जरूरी जानना है, दे हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, ठीक है। ये ऐसे होते हैं आर सी आर, और एक इनमें क्या होता है, ये इनका स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से रखिएगा याद इसको। कार्बिन ये हमारा टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन के वैलेंस सेल में होते हैं, ठीक। दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, तो अगला पॉइंट यही है। सो दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। They have 6 electron in their valence cell। तो ये आपके पास समथिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानकारी हो गई कार्बिन के बारे में। अब इनके टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स में बहुत कुछ है बच्चों, तो उन टाइप्स के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गए जो आपको कार्बिन में दिखाई देने वाले हैं। तो आपका कार्बिन ऐसे ही दिखाई देगा। अगर कार्बिन का जरूरत हो तो का स्ट्रक्चर यहाँ बना सकते हैं आप, कि कार्बिन हमारा ऐसे दिखता है ना, न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास वैलेंस सेल में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बिन, क्योंकि मैंने बताया था आपको कार्बिन जो है छोटा है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा टॉपिक है, तो हम लोग उसको इसलिए अच्छे से पढ़ रहे हैं पूरा प्रॉपरली। बड़ा जिसको था वो बहुत टाइम लिया, अच्छे से उसको पढ़ा गया। अब लिखो टाइप्स ऑफ कार्बिन। टाइप्स ऑफ कार्बिन। कार्बिन कितने टाइप के होते हैं, तो जो बच्चे जानते होगा उनको पता होगा, जो नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं। कार्बिन हमारा 2 टाइप का है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। दोनों को बना के मैं दोनों का नेचर लिखता हूं। दोनों आपको याद रखना है अच्छे से, लॉन्ग टर्म तक याद रखना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत काम के हैं, ठीक है ना। सो एक साइड लिखिएगा हेडिंग सिंगलेट कार्बिन और दूसरे साइड लिखिएगा ट्रिपलेट कार्बिन। ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है अभी, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना दो, फिर दोनों में जो इंपॉर्टेंट खास बात है उसको मैं लिख दूंगा, ठीक। सो स्ट्रक्चर देखिए क्या है। जो सिंगलेट कार्बिन होता है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ऐसे। दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। और जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं। उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। दिस इज ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। सो डबलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। सबसे पहले यहां देखिए, इट इज sp2 हाइब्रिड। ये आपका sp2 हाइब्रिड है। जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है दिस इज sp3 हाइब्रिड, सॉरी sp हाइब्रिड। इट इज sp हाइब्रिड। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि एक sp2 है, दूसरा क्या है, sp है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हैं। इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऊपर नहीं लिखे थे क्योंकि यहां आता है, ठीक है। ट्रिपलेट में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा ये, इट इज पैरामैग्नेटिक। इट इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब जो मल्टीप्लिसिटी देखो ऐसे निकलता है, जैसे क्यों मैं किसी को डबलेट और क्यों मैं किसी को ट्रिपलेट बोल रहा हूं, ये होता है n+1 से, n+1 ये रूल है। जहां n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। सो अगर तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 = 1, 1 आया तो सिंगलेट। अगर यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3, तो 3 आएगा तो ट्रिपलेट लिखा जाता है। 1 के लिए सिंगल है तो सिंगलेट, सिंगलेट। यहाँ पे 3 है तो ट्रिपलेट, 2 होता तो डबलेट लिखा जाता, ठीक है ना। सो ये मल्टीप्लिसिटी जो सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट लिख रहा हूं मैं, ये मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू n+1 रूल से आता है, जहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n+1 बराबर n, 1 हो गया, +1 2, तो डबलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0 + 1 = 1 आएगा, तो सिंगल तो सिंगलेट। 3 आ गया तो ट्रिपलेट, 4 आता तो क्वार्टेट, 5 आता तो क्विंटेट, ऐसे ही लिखा जाता है। सो हमारे पास दो ही है, सिंगलेट और ट्रिपलेट है। अब दोनों में स्टेबल कौन है, ठीक है, इट इज लेस स्टेबल, ठीक है। ये आपका क्या है, लेस स्टेबल। बट आपका जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है दिस इज मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल क्यों होता है ये जानना होगा। कोई बता सकता है व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। देखो यहां पे एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही जगह रहेंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे पोजीशन को। तो अगर कोई पोजीशन एक्सचेंज करता है, अपना जगह बदलता रहता है, उसमें उसकी एनर्जी लॉस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। किस नाम से जानते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। और अगर किसी सिस्टम में एक्सचेंज एनर्जी है तो सिस्टम से बाहर जाती है और बाहर जाके तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। दैट इज वाई ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। तो आप दोनों अच्छे समझ गए आप लोगों ने कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में क्या डिफरेंस है। सभी लोग बताओ समझ में आया, कमेंट कर लो अगर समझ में आया तो सभी लोग यस लिख दो, जल्दी से फटाफट आ जाओ। जितने बच्चे हो सभी लोग वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, क्योंकि अब हम इसके जस्ट आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे नाइट्रीन के बारे में। तो जितने लोग हो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है। अब आगे चले,
यहाँ तक सबने लिख लिया। नेक्स्ट है नाइट्रीन, कार्बिन के बाद आएगा अब नाइट्रीन। ये भी कार्बिन जैसा ही है बट कार्बन पे नहीं होता, ठीक है। ये होगा हमारा नाइट्रीन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रीन। इसे अब हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो नाइट्रीन का शक्ल देखिए आप सभी लोग, ये मोनोवैलेंट RN ऐसे होता है, मोनोवैलेंट है। सो पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें डबलेट और ट्रिपलेट करके आएगा, तो फिर वहाँ अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सो चलो नाइट्रीन के बारे में पहले जानते हैं। नाइट्रीन क्या होते हैं? ये भी न्यूट्रल हैं, मोनोवैलेंट। देखो न्यूट्रल, मोनोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बिन कैसा था? डाईवैलेंट था, बट ये क्या है? मोनोवैलेंट है। वो कार्बन सेंटर था और ये नाइट्रोजन सेंटर है, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या है? नाइट्रीन्स आर न्यूट्रल, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है एक ही बॉन्ड होगा, मोनोवैलेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। ये तीनों बातों को अंडरलाइन कर दे रहा हूं। न्यूट्रल ये भी होते हैं, मोनोवैलेंट ये होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इन देयर वैलेंस सेल। किस फॉर्म में है? एक बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। वहां पे क्या था? 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, बट यहां क्या उसका जस्ट रिवर्स है, 1 BP और 2 LP है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। सो ये इनके भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बातें हैं। जैसे कार्बिन में हमने देखा था अभी जस्ट, ये कार्बिन की इंपॉर्टेंट बातें थी, वैसे ही हमारा वो क्या होता है? नाइट्रीन की इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक। ये हमारे नाइट्रीन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाइट्रीन का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बना ही दिया था, फिर से एक बार बना दे रहा हूँ कि नाइट्रीन आपका मोनोवैलेंट होता है, इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अभी हम इनका भी क्या करेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं। सो अपने आप आपको सब दिखाई देगा कितने टाइप के होते हैं। सो ये नाइट्रीन के बारे में है। नाउ इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। सो डालिए टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। जैसे कार्बिन पढ़ा था, सेम टू सेम ये भी है। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन भी होते हैं। अब उससे पहले हमें देखना है सिंगलेट क्या होता है। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। इन सब का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं भी, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले सिंगलेट नाइट्रीन, RN
ये हमारा होता है सिंगलेट नाइट्रीन। और ट्रिपलेट नाइट्रीन क्या होता है? आर एन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है और एक पेयर रह जाता है। ठीक है, ये हमारा है ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक, तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। तो ये होता है आपका sp2 हाइब्रिड, जैसे लाइक कार्बिन है, sp2 हाइब्रिड। और ये जो होते हैं वो sp हाइब्रिड। एकदम वही होता है जो नाइट्रीन में भी आपने पढ़ा, कार्बिन में, ये आपके sp हाइब्रिड। पहली बात। दूसरी चीज, ये देखो सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं, तो पेयर्ड है तो कैसा होगा ये? डाया मैग्नेटिक। ठीक है, और इसमें आ जाओगे तो क्या हो जाएगा ये? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट, ये लेस स्टेबल होंगे जैसा कि वो होता था, और ये भी आपका क्या होगा? मोर स्टेबल, जैसा कि कार्बिन होता था। सो ये दोनों में आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। अब याद दिला दूं ये किस किस नेम रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये सब पढ़ोगे, आपके सिलेबस में अमीन में है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन उसमें आएगा। इसके अलावा और भी रिएक्शन है, कर्टियस, लूजेन और स्मिथ रीअरेंजमेंट। इन सब में आपको ये पढ़ना होगा, ये आता है सिलेबस में। क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि किस रीअरेंजमेंट में आता है, तो आपको किस रीअरेंजमेंट आता है आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हाँ, कार्बिन में बताना भूल गए थे, कार्बिन में भी आपको बता दूं कि कार्बिन में रिएक्शन कहाँ कहाँ है, तो जरा याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है कार्बिन में राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन सबने पढ़ा होगा, नहीं तो क्लास 12th में है पढ़ोगे, राइमर टाइमन रिएक्शन। दूसरा है आपका कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट। ये दोनों में कार्बिन बनता है। ठीक है, कार्बिन वाले एग्जाम्पल में यहाँ लिख दिया। और नाइट्रीन, ये दो रिएक्शन आपके कार्बिन में इन दोनों से पढ़ने हैं। और ये रहे नाइट्रीन वाले, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कर्टियस रीअरेंजमेंट, लूजेन रीअरेंजमेंट और स्मिथ रीअरेंजमेंट। ये सब के सब इसी से जाते हैं। इन सब को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और मैं पढ़ाऊंगा पूरा प्रॉपरली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दैट इज क्लियर टू ऑल। ये हमारा था कार्बिन के बारे में। ठीक, तो अब हम लोग को इसके आगे चलना है, नाइट्रीन पढ़ना है, अबाउट द नाइट्रीन। सभी लोग बताइए, इतना जल्दी समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया है? अब हमें पढ़ना है बेंजाइन, आखिरी इंटरमीडिएट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बेंजाइन ये खास टाइप का है ना, ये क्लास 12th में है, बट मैं पक्का जानता हूं मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते होंगे या पढ़ाया नहीं जाता होगा, बताया ही नहीं गया होगा कहाँ आता है बेंजाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ आता है बेंजाइन। ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि इकलौता इंटरमीडिएट है जो एरोमेटिक है। ठीक है, बेंजीन से बना बेंजाइन। नॉर्मल ये कंपाउंड क्या होता है, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, बट यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड लगा दोगे जो बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड, नाउ दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइन। ये हमारा है बेंजाइन। तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाने की वजह से किसकी तरह बिहेव करता है? एल्काइन की तरह। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज बेंजाइन कहा जाता है। ठीक, अब इसके बारे में जरा जान लेते हैं डिटेल में, जस्ट 1 मिनट। इसको इधर लगा देते हैं ताकि लिख लें यहाँ पे। सो पहला क्या है? इट इज न्यूट्रल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। सो ये न्यूट्रल है, ध्यान देना, न्यूट्रल है, एरोमेटिक है और इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजाइन इज अ न्यूट्रल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज।
नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिड, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिड। किसी को ये देख के ना लगे कि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, नहीं, सभी कार्बन इसके sp2 हाइब्रिड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है बेंजाइन का वो ऐसे बनता है, दिस इज फॉर्म बाय हाईली बेंट पेयर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं। ये क्या करते हैं आपस में ओवरलैप। सो क्योंकि ओवरलैप बहुत ही बेंट हो जाता है, सो बेंट की वजह से क्या होगा, जस्ट 1 मिनट, बेंडिंग की वजह से क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन की वजह से ये बहुत कमज़ोर बॉन्ड हो जाते हैं। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी वीक बॉन्ड, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका होता है बेंजाइन का स्ट्रक्चर। तो sp2 हाइब्रिड एरोमेटिक है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है। बेंजाइन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी आपको चाहिए। हाँ, कहाँ बनता है, डाउस प्रोसेस का नाम सुना होगा, डाउस प्रोसेस। जब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, याद रखना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग करते हैं, सो ड्यूरिंग द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, जब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं उसके दौरान दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एक होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सो अगर एलिमिनेशन एडिशन से जाएगा तो बेंजाइन बन के जाता है, और अगर एडिशन देन एलिमिनेशन होगा तो कार्बन आयन से जाता है। सो एडिशन एलिमिनेशन होगा तो कार्बन आयन हो गया, उसको कार्बन आयन में ले जाओ। बट अगर पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ तो पहले बेंजाइन बनता है। ये प्रोसेस मैं पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट में, ठीक है। सो ये हमारा था पूरा अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो आप लोगों ने सब देख लिया, छवों के बारे में आपने जानकारी ले लिया है। बेसिक जो मोर इंपॉर्टेंट था उनको बेहतर तरीके से पढ़ा है। जिनका केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना था उसको मैंने थोड़ा सा आपको कम पढ़ाया, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। सो आई होप कि आप सब लोग अब आगे के लिए तैयार हो। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग आगे अब अच्छे से कर भी लोगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम लोग चुन चुन के अच्छे से पढ़ेंगे, सभी लोग कर लो। मैकेनिज्म चालू करने वाला हूँ, सो मैकेनिज्म में मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो। अब मैं मैकेनिज्म चालू करने वाला बहुत जल्दी, सो वेट फॉर इट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।